तो दोस्तों, पार्ट नंबर सेकंड में आपका स्वागत है। पार्ट नंबर 1 मैंने आपके लिए बना दिया है, ठीक है ना, और अपलोड भी कर दिया है। ये पार्ट नंबर 2 है बेटा, जिसमें क्वेश्चन नंबर 13 से हम बात करेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 13 है बेटा कि व्हाट आर द मेन रीजन फॉर स्टैग्नेशन इन एग्रीकल्चर, यानी एग्रीकल्चर का रुक जाना, ठीक है ना। क्यों है स्टैग्नेशन के बारे में, स्थिरता का कारण क्या है, तो वो बताना पड़ेगा, ठीक है ना। तो स्टैग्नेशन इन एग्रीकल्चर सेक्टर का आपको पता होना चाहिए। इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस वर इम्पोज्ड इन इंडिया, यानी इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन को इम्पोज किया गया इंडिया में विद ड्यूअल ऑब्जेक्ट। आपका दोहरा इसमें उद्देश्य था, दोहरा उद्देश्य, दो उद्देश्य थे इसमें छुपे हुए, ठीक है ना। टू से फॉरेन एक्सचेंज, एक तो फॉरेन एक्सचेंज को बचाना और दूसरा सेल्फ सफिशिएंट बनाना अपने आप को, ठीक है ना। तो इसको समझाना, तो एक तरह से बोलूं तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के बारे में, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के बारे में बोल रहा है। इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी के बारे में पूछ रहा है, ठीक है ना। तो आपको प्लीज ये दो क्वेश्चन ध्यान से देखने। सबसे पहला जो मैंने आपको बताया वो है व्हाट आर द मेन रीजन फॉर स्टैग्नेशन इन एग्रीकल्चर सेक्टर, और दूसरा जो मैंने आपको बताया वो है आपका इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन के बारे में कि इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन आपका इंपोज किया गया था दो देशों को ध्यान में रखते हुए, पहला टू सेव फॉरेन एक्सचेंज और दूसरा सेल्फ सफिशिएंट बनाना, ठीक है। तो क्या आप जस्टिफाई द गिवन स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करो विद वैलिड आर्गुमेंट, आपको वैलिड रीजन भी देना है इसका। वाई रीजनल और इकोनॉमिक ग्रुपिंग फॉर्म, ये आपको पढ़ना है क्योंकि डेमोग्राफिक वाला क्वेश्चन ऑलरेडी पिछली बार आ चुका है, तो आपको ये वाला पढ़ना है। साथ साथ व्हाट आर द वेरियस मीन्स बाय विच कंट्रीज आर ट्राइंग टू स्ट्रेंथन देयर ओन डोमेस्टिक इकोनॉमीज, तो जिसमें आप नाटो पढ़ते हो, ब्रिक्स पढ़ते हो, यूरोपियन यूनियन पढ़ते हो, तो इन सब के बारे में बेटा आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। ये चीन, पाकिस्तान, इंडिया वाला जो चैप्टर है उससे, ठीक है ना। डिस्कस ब्रीफली द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म, इकोनॉमिक रिफॉर्म होता क्या है, इसमें स्टेबलाइजेशन मेजर्स क्या होते हैं, स्ट्रक्चरल मेजर्स क्या होते हैं, यानी एक तरह से बोलूं तो आपको प्रॉपरली एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन को अच्छे से पढ़ना है क्योंकि हमेशा आता है, ये छूटेगा है नहीं, ठीक है। तो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन को अच्छे से पढ़ना ही पढ़ना है, इसको तो कोई बच्चा भी छोड़ नहीं सकता है। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे आपके 4 क्वेश्चन तो ये हो गए बेटा, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन एक ही है बच्चे, ठीक है ना, ये दोनों वाले। आगे लिखा हुआ है इकोनॉमिस्ट जो है वो बिलीव करते हैं कि इंडिया को स्पेंड यानी खर्च करना चाहिए कम से कम 6%, किसका, जीडीपी का। तो जीडीपी का कम से कम 6% ना इंडिया को एजुकेशन पे खर्च करना चाहिए ताकि वो अपने डिजायर्ड रिजल्ट को, जो वो चाहते हैं वो रिजल्ट को अचीव कर सके। इसको वैलिड रीजन से समझाओ, ठीक है ना। उसके अलावा पाथ और स्ट्रेटजीज ऑफ डेवलपमेंट, इंडिया, पाकिस्तान और चाइना के जो पाथ थे उसके बारे में पता होना चाहिए। साथ में चाइना के जो ड्यूअल प्राइसिंग वाला कॉन्सेप्ट था, ड्यूअल प्राइसिंग आपने पढ़ा होगा, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। क्लियर हो गया। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि इंडिया, पाकिस्तान, चाइना से एक ये क्वेश्चन बन रहा है इंपोर्टेंट, एक ये बन रहा है, एक एचडीआई बन रहा है। डेमोग्राफिक के चांसेस रेयर है बहुत ज्यादा, ठीक है ना। उसके अलावा डिफरेंस है आपका ग्रीन और गोल्डन रिवॉल्यूशन के ऊपर डिफरेंस आ सकता है। प्राइवेटाइजेशन और डिसइन्वेस्टमेंट, ये तो कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट बना हुआ है इस बार के लिए, ठीक है ना, प्राइवेटाइजेशन और डिसइन्वेस्टमेंट के बारे में। उसके अलावा ह्यूमन कैपिटल और फिजिकल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन डेवलपमेंट, फॉर्मल सेक्टर, इनफॉर्मल सेक्टर। अब यहाँ पे फॉर्मल सेक्टर की जगह फॉर्मल वर्कर्स और इनफॉर्मल वर्कर्स भी आ सकता है, ठीक है ना। तो फॉर्मल सेक्टर में जो वर्कर काम करते हैं वो फॉर्मल वर्कर कहलाते हैं और जो इनफॉर्मल सेक्टर में जो वर्कर करते हैं वो इनफॉर्मल वर्कर होते हैं, है ना। तो पता होना चाहिए इनके बारे में। उसके अलावा क्या लिमिट है, कितने, मतलब जैसे 10 की लिमिट है या कितने की लिमिट है, वो आपको पता होना चाहिए कि इतने तक रहेंगे तो इनफॉर्मल में आएंगे, इससे ज्यादा हो जाएंगे तो फॉर्मल में आएंगे। तो नंबर ऑफ वर्कर की लिमिट भी आपको पता होनी चाहिए। तो बेटा जो मैं आपको वीडियो में बोल के बता रहा हूं, प्लीज आप उसे छोटा छोटा कहीं पे साइड में लिख लो ताकि पता रहे कि ये भी चेक करना है यहाँ पे, ठीक है ना। इनफॉर्मल और फॉर्मल वर्कर्स के बारे में पता होना चाहिए। साथ साथ लिमिट क्या है कि अगर मान लो मैं बोलता हूं किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में या किसी बिजनेस में मान लो 7 वर्कर काम कर रहे हैं, तो बताओ वो फॉर्मल के अंदर आएगा या इनफॉर्मल के अंदर आएगा। क्लियर। उसके अलावा इंस्टीट्यूशनल सोर्स और नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ रूरल क्रेडिट है, ये रूरल डेवलपमेंट वाले चैप्टर का है, ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर है। मैंने आपको जाते जाते ये बोला था, शायद ध्यान मुझे अब आ गया एकदम से, कि आपको एक क्वेश्चन भी बताना है जो कि आप अटेंड कर सकते हो। देखो एक क्वेश्चन ना बीच में ट्रेंड चला था, अभी भी एक आध पिछली एक दो बार से था, आया नहीं है, फिर दोबारा आ सकता है। उस क्वेश्चन का ट्रेंड देखो क्या है, एक बॉक्स आपको दे देगा, अब वो बॉक्स बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, और उसमें काफी सारी चीजें बता देगा कि ये तुम्हारा क्या नाम है,
जैसे मान लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडिया पाकिस्तान चाइना में इतनी इतनी है, एग्रीकल्चर में इतना परसेंटेज है, टर्सरी सेक्टर में इतना है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इतना है जो सेकेंडरी सेक्टर होता है, उसके अलावा मोर्टेलिटी रेट इतना है, सैनिटेशन लेवल का भी है, तो कुछ आपको इंफॉर्मेशन देगा। उस इंफॉर्मेशन को पढ़ करके आपसे कुछ उसी से रिलेटेड वहीं पे ही क्वेश्चन पूछेगा, और याद रखना उसके आंसर वही मिल जाते हैं, ठीक है, 90% चांसेस वहीं पे मिल जाएंगे। और फिर लास्ट में आपसे बोलता है कि आपने जो, अगर वो कुछ ना बोले तो सब समझाना पड़ेगा आपको, और अगर वो बोलता है कि नहीं मुझे सिर्फ मोर्टेलिटी रेट और क्या बर्थ रेट वाला पॉइंट समझाओ, तो आपको समझाना पड़ेगा, और वो समझाना भी तो बहुत आसान है। आपको जो आपको सामने फिगर्स दी होगी ना क्वेश्चन में, उन्हीं फिगर्स को खाली एक्सप्लेन करना होता है, और उसमें आपको पूरे नंबर मिलते हैं। उसमें आपका नंबर नहीं काट सकता कोई टीचर, क्यों? क्योंकि जब आप उसको लिखते हो ना, तो आपके ऊपर है कि आप उसको कैसा लिखते हो। ठीक, मैं ये नहीं बोला बिल्कुल गंदा लिखो, जो भी आपको फिगर सामने दिया उसको एक्सप्लेन करना है। आप उसे एक्सप्लेन करें, कोई टीचर आपका नंबर नहीं काटेगा उसमें खास, ठीक है ना। तो जैसे मान लो आप बोल सकते हो कि बर्थ रेट इंडिया में इतनी है, ऊपर एज मेंशन्ड अबव या एज मेंशन इन द अबाउट टेबल, या क्वेश्चन में जो टेबल दिए गिवन उसमें जो मेंशन है उसके हिसाब से हमें जो दिख रहा है यहाँ पे कि इंडिया में जो बर्थ रेट है वो इतना परसेंट है डायनो, और चाइना में इतना है, पाकिस्तान में इतना है, उसके अलावा इसमें इतना, इसमें सब में बता दिया। फिर बता किसका ज्यादा है, किसका ज्यादा दिख रहा है, तो मान लो सपोज इंडिया में तो इंडिया का ज्यादा बर्थ रेट दिख रहा है, ठीक है ना, पाकिस्तान का भी ज्यादा ही है, चाइना का कम है। इस टाइप से आपको खाली एक्सप्लेन करना है। एक तो फिगर्स को, जो फिगर लिखी होगी उसको लिखना है, खुद बताना है कि इसमें इतना, इसमें इतना, इतना है, इंग्लिश में लिखा। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, उसमें कौन ज्यादा दिख रहा है, क्या कम दिख, वो बताना है। जैसे अगर मान लो वो बोलेगा कि मुझे टर्सरी सेक्टर के ऊपर बताओ, तो हम बोलेंगे टर्सरी सेक्टर में अगर बात करें तो इंडिया का जो परसेंटेज है टर्सरी सेक्टर में जो है वो इतना है, पाकिस्तान का इतना, चाइना का इतना। अब इन तीनों परसेंटेज को अगर हम कंपेयर करें तो दिख रहा है कि इंडिया क्या है, कुछ ज्यादा ही मतलब अच्छा टर्सरी सेक्टर में जो है ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ये सब बस ये लिखना है। और आपको लिख करने के बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे, याद रखना। मैं पहले बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जिसको बच्चा बोलता है समझ ही नहीं आ रहा क्या करना है इसमें, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसमें सिर्फ लिखना है आपको, जो आपको बॉक्स दिया उसको देख करके लिखना है, ठीक है। टुच्चा सा क्वेश्चन आता है, याद रखना। 4 से 6 नंबर की औकात है इसकी लिखने की, कोई भी लिख देगा, और कुछ भी आराम से बना, बढ़िया से उसमें से बना के लिख देना नंबर, ठीक है। एक्सटर्नल तो साला कुछ सोचना ही नहीं है उसमें, ठीक है ना। चलो, शॉर्ट नोट में आपको एनवायरमेंट क्राइसिस के बारे में पता होना चाहिए, लैंड डिग्रेडेशन के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है ना। जॉबलेस ग्रोथ क्या होती है, लेबर सप्लाई और लेबर फोर्स क्या होता है, इस बार आने के चांसेस है, क्योंकि वर्कर पार्टिसिपेशन रेशियो जो था वो पिछली बार आ चुका है, तो चांसेस के बन जाते हैं इस बार, ठीक है ना। ये लेबर सप्लाई क्या होती है, लेबर फोर्स क्या होता है, या वर्क फोर्स क्या होता है, वर्क फोर्स क्या होता है, ठीक है ना। इनके बारे में पता होना चाहिए, इनके फॉर्मूले भी पता होने चाहिए, जो फॉर्मूला बनाता है ना वो पता होना चाहिए, ठीक है ना। उसके अलावा लिबर्टी इंडिकेटर्स क्या होते हैं, ग्रेट लीप फॉरवर्ड और कल्चरल रिवॉल्यूशन ऑफ चाइना क्या था, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्या थे, ठीक है ना, और क्या है, सॉरी, एसएसजी क्या होता है, सेज क्या होता है, नाबार्ड की डेट प्लस कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। उसके अलावा इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन और एक्सपोर्ट प्रमोशन, वो तो यहां से भी कवर हो जाएगा, ठीक है। तो एक्सपोर्ट प्रमोशन एक्स्ट्रा याद रख लेना बस। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की डेट और थोड़ा सा 1-2 लाइन पता होनी चाहिए। बायो कंपोस्टिंग क्या होता है, ठीक है, ये भी आपको बेटा पता होना चाहिए, जैव खाद बोलते हैं ना, आई थिंक इसको, वो है। इसके अलावा आपको एनसीईआरटी, आईसीएमआर, AICTE, UGC, इनकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। ये किस लिए है, जैसे अगर आपसे हेल्थ सेक्टर से कौन डील करता है, तो आईसीएमआर हेल्थ सेक्टर से डील करता है। यूनिवर्सिटीज के रूल्स रेगुलेशन से इनसे रिलेटेड बातें कौन करता है, तो यूनिवर्सिटी वाली भी यहाँ पे आता है, यूजीसी के अंदर आता है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, तो ये आपको पता होना चाहिए, क्लियर है। तो ये हो गया आपका पूरा इंडियन इको के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हो गए, इनको याद कर लो। पहले पार्ट नंबर 1 के सारे क्वेश्चन याद कर लो, जो क्वेश्चन नहीं मिल रहा हो प्लीज मुझे बता देना, टाइम रहते मैं डाल दूंगा, ठीक है ना, अगर आपको नहीं मिल रहा हो तो। और पहले 11 याद करिए, उसके बाद फिर यहाँ तक 18 तक याद करिए, फिर डिफरेंस याद करिए, और ये फटाफट से निपटा दो। पेपर के टाइम का वेट मत करो, अभी याद कर लोगे तो पेपर में दोबारा जब याद करोगे तो आसान लगेगा आपको, क्लियर है। तो ये मैंने आपके लिए बना दिया है। मिलते हैं फिर अब किसी दूसरी वीडियो में, जब कोई बनेगी, जैसे मैक्रो वैक्रो की बनेगी, तब मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।